हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? चलिए, तो आज हम आगे की बात करेंगे विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। अभी यही चैप्टर चल रहा है। इसमें एक टॉपिक है वृद्धि। देखिए, वृद्धि, ग्रोथ। वृद्धि का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास होता है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होती है। यह एक निश्चित आयु तक होती है तथा भौतिक पहलुओं फिजिकल एस्पेक्ट्स में भी संभव है। वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव दोनों पड़ता है। वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, आप समझिए इस बात को। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं। अवधारणा रूप से देखा जाए तो इन दोनों में अंतर होता है। आइए हम इन अंतर को समझते हैं। आधार, वृद्धि, विकास। परिणाम, वृद्धि का परिणाम देखिए क्या होता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चों के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। जबकि यही चीज परिमाणात्मक विकास देखिए क्या होता है। विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए होता है। कोई कोई व्यक्ति कार्य कुशलता में बहुत निपुण होता है, बहुत अच्छा काम करता है। कोई कोई व्यक्ति अच्छा काम करने में समय लग जाता है, उसे ही हम विकास बोलते हैं। चलिए, दूसरा वृद्धि का एक देखिए क्षेत्र है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक त्वरण होता है जिसका क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि जो है एक सीमित क्षेत्र में होता है, जबकि विकास का कोई सीमित सीमा नहीं होता है। विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि इसका एक भाग होता है। बात समझ देखिए, यही बात बोले थे, यही बात आया। वृद्धि में आपका लंबाई, चौड़ाई एक निश्चित समय के बाद वो बंद हो जाता है, जबकि विकास में जीवन प्रयत्न चलते रहता है, उसका कभी समाप्त नहीं होता। आप हमेशा कुछ नहीं तो कुछ सीखते रहते हैं, जिससे आपके अंदर कुछ न तो कुछ नया करने की प्रवृत्ति लगी रहती है। परिपक्वता, वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। बालक के परिपक्व होने के साथ यह रुक जाती है। देखिए, यही बात बोले थे, यही बात हुआ। चलिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। विकास, बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि उसमें विकास भी हो रहा है, अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। विकास, बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं, जो निम्नलिखित है। पहला देखिए, पोषण। यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि एवं विकास दर प्रभावित होगा। चलिए, दूसरा है वृद्धि। यह विकास के अन्य कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण कारण है। बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा, हमारे अंदर समझदारी, नैतिकता, भावनात्मक तर्कशीलता इत्यादि का विकास उतना ही उत्तम होगा। तीसरा, वंशानुगत स्थिति शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माता पिता के गुण एवं अवगुण का प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। लिंग,
सामान्यतः लड़के एवं लड़कियों में विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है तो किसी अवस्था में लड़कों में। वृद्धि एवं वायु एवं प्रकाश। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। अगर वायु स्वच्छ ना मिले तो बालक बीमार हो सकता है एवं इनके अभाव में कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की प्राप्ति होती है जो विकास के लिए अपरिहार्य है। एक नया शब्द देखिए, नया नहीं है लेकिन फिर भी समझिए। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होती है। ये तो आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो फिर भी समझ लीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। शारीरिक क्रिया। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। यह मानव की आयु बढ़ाता है, एक व्यक्ति को एक्टिव सक्रिय बनाए रखता है, एक व्यक्ति की रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाता है। तो इसमें आपका 7 टॉपिक है। देखिए, सबसे पहला पोषण, दूसरा वृद्धि, तीसरा वंशानुगत, चौथा लिंग, पांचवा वायु एवं प्रकाश, छठा अंतःस्रावी ग्रंथियां, सातवां शारीरिक क्रिया। वृद्धि की अवस्थाएं। मनोवैज्ञानिकों ने मानव वृद्धि को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया है, जो निम्न प्रकार है। देखिए, वृद्धि कैसे होती है बच्चे में, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, देखिएगा, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। शैशव काल, इसमें जन्म से 2 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है तथा इस अवस्था में सीखने की क्षमता की गति तीव्र होती है। जब नवजात शिशु शैशव काल की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंदर प्यार और स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। बाल्यकाल। बाल्यकाल को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पूर्व बाल्यकाल, सामान्यतः 2 से 6 वर्ष की अवस्था, बालकों का बाहरी जुड़ाव होने लगता है। बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति, अनुकरण, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सामाजिकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। दूसरा उत्तर बाल्यकाल, 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक की अवस्था। इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक विकास होता है। पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है। बच्चों में समूह भावना का विकास होता है, अर्थात समूह में खेलना, समूह में रहना, समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाना इत्यादि। जीवन में अनुशासन तथा नियमों की महत्ता समझ में आने लगती है। खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति का विकास। तीसरा है किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था अत्यंत जटिल अवस्था तथा साथ ही व्यक्ति के शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। यह वह समय होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई और भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। बारह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। इस अवस्था में किशोर दुविधा एवं स्वयं से संबंधित सरोकार का भाव रखते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ जैसा प्रबल भावनाओं का विकास इस अवस्था में होने लगता है। इस अवस्था में किशोरियों की बुद्धि का विकास हो जाता है, उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है
एवं उनमें आस्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है एवं सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना रहती है। किशोरावस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अतः इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों, अभिभावकों के सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, चौथा है युवा प्रौढ़ावस्था। सामान्यतः 18 से 40 वर्ष तक किशोरावस्था एवं युवा प्रौढ़ावस्था की कोई निश्चित उम्र नहीं होती है। यह अवस्था मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है। परिपक्व प्रौढ़ावस्था सामान्यतः 40 से 65 वर्ष की अवस्था। शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है, अर्थात बालों का सफ़ेद होना, मांसपेशियों में ढीलापन तथा चेहरे पर झुर्रियाँ आना। छठा, वृद्धा प्रौढ़ावस्था 65 से अधिक वर्ष की अवस्था। शारीरिक क्षमता का कमजोर होना, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान। ये आपके 6 प्रकार के होते हैं। आइए समझते हैं कौन कौन से। देखिए, सबसे पहला है शैशव काल, जो 2 वर्ष तक रहता है बच्चों में। बाल्यकाल, तीसरा किशोरावस्था, चौथा युवा प्रौढ़ावस्था, पांचवा परिपक्व प्रौढ़ावस्था जो 40 से 65 वर्ष तक होता है। छठा वृद्ध प्रौढ़ावस्था जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में होता है। चलिए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगम। अधिगम को हम लर्निंग बोलते हैं इंग्लिश में। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है तथा जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं एवं दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने में सक्षम हो गया हो तो उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। सार्थक अधिगम ठोस चीज़ों एवं मानसिक द्योतकों को प्रस्तुत करने एवं उनके बदलाव लाने की उत्पादक प्रक्रिया है, न कि जानकारी इकट्ठा कर उसे रटने की प्रक्रिया। अधिगम के संदर्भ में विद्वानों द्वारा कुछ परिभाषाएं निम्न प्रकार दी गई हैं। चलिए, B.Ed में और CET में आपका आता है। ग्रेड्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। पील के अनुसार अधिगम व्यक्तियों में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित होते हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में सामर्थ्य बनाती है। चलिए, विकास का अधिगम से संबंध, डेवलपमेंट का लर्निंग से क्या संबंध होता है समझिए। विकास के विभिन्न पहलुओं का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में मददगार होता है। सभी बच्चों की खेल की गतिविधियों में सहभागिता एवं उनके शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। मानसिक और भाषाई विकास, सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है।
इसके द्वारा बालकों में उन सिद्धांतों का विकास होता है जो बच्चे व सामाजिक दुनिया के बारे में बनाते हैं। इसमें दूसरों के साथ अपने रिश्ते के संबंध के विभिन्न सिद्धांत भी शामिल हैं, जिनके आधार पर यह पता चलता है कि चीज़ें जैसी हैं वैसी क्यों हैं, कारण और कारक के बीच क्या संबंध है, कार्य और निर्णय के में क्या आधार है। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना व कार्य अधिगम की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलू हैं। दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं और तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से, स्वयं चीज़ें करने और स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने से, विचार विमर्श करने से, पूछने से, सुनने से, उस पर सोचने और मनन करने से तथा गतिविधि या लेखन के जरिए अभिव्यक्त करने से अपने विकास के मार्ग में उन्हें इस प्रकार के अवसर मिलने चाहिए।